हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एक ऐसे चैनल पर जिस पर आप लोग हर एक स्टेट के पीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। और इस चैनल का नाम है आपका पीएससी संकल्प, यानी कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आप यूपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एमपी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आरपीएससी के लिए भी आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी और मैं आपके साथ में यहाँ पर जीएस जीके के पार्ट के साथ जुड़ने वाला हूँ। मेरा अपना स्टेट सर्विस का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, चाहे वो यूपीएससी की बात है, एमपीएससी की बात है या वो बीपीएससी की बात है। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने मेंस भी लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है। तो इन सारे अपने अनुभवों के साथ में मैं आपके साथ पीएससी संकल्प इस चैनल पर जुड़ रहा हूँ। और आपके जो सब्जेक्ट की मैं शुरुआत करूंगा वो इतिहास से करूंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं इतिहास का आपको एक नजरिया जरूर बताने वाला हूं। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऐसे विद्यार्थी जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी उनका मूल स्टेट है या एमपी या यूपी उनका मूल स्टेट है या उनका राजस्थान के रहने वाले हैं या वो आपका मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं। तो होता क्या है कि अमूमन जो बच्चे तैयारी करते हैं उन तैयारी करने के दौरान अगर यूपी का कोई, मान लीजिए यूपी का कोई निवासी है कोई कैंडिडेट, तो वो यूपी का भी फॉर्म भरता है, बिहार का निकला तो बिहार का भी भरता है, राजस्थान का भी भरता है। तो जो नॉर्दर्न वाले पार्ट के हैं वो लगभग सभी विद्यार्थी, जो जिसमें कह सकते हैं जो मोस्टली जो विद्यार्थी हैं नॉर्दर्न इंडिया वाले, वो सारे के सारे ये सभी एग्जाम्स के फॉर्म भरते ही भरते हैं डिफरेंट स्टेट में। चूंकि ये नेबर स्टेट उनके हैं तो वहां पर वो जाते जरूर हैं एग्जाम देने। तो इसीलिए पीएससी संकल्प आप लोगों के लिए इन सारे जो मैंने नाम लिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। यूपी पीएससी के एग्जाम्स, यूपी पीएससी में आपका अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे, या इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से एमपी पीएससी में भी हम एमपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। बिहार के भी बीपीएससी जो एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है उन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से जो राजस्थान है जिसमें आरएएस की तैयारी है, आरपीएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी तैयारी हम लोग यहाँ पर इस वन स्टॉप सोल्यूशन में करने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास में इतिहास के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना नाम मैंने बता ही दिया, मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर जीएस जीके के पार्ट में हिस्ट्री और पॉलिटी, यानी कि हिस्ट्री की मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, और कैसे हिस्ट्री पढ़ी जाए, क्या है, एक बड़ा सिलेबस है। विद्यार्थी बड़े दुविधा में हो जाते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है विद्यार्थियों के साथ। तो इन सारी चीजों को कैसे समराइज करके हम लोग कहते थे गागर में सागर को भर लिया, तो गागर में सागर को भरना तो है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि यार कौन सा जरूरी है। भाई एक जो भी हम पीएससी की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं और पीएससी की तैयारी कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है तो वो यूपीएससी के बाद में स्टेट पीएससी का एग्जाम माना जाता है। खासकर अगर हम यूपी पीएससी की बात करते हैं, यूपी पीसीएस का जो अपर सबऑर्डिनेट का जो विद्यार्थी एग्जाम्स देते हैं उनके साथ में बड़ा चैलेंज होता है कि जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, जाते हैं तो देखते हैं यार ये तो यूपीएससी से भी टफ क्वेश्चन आ गया, मेंस में जाइए तो कहते हैं बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। तो सिलेबस लगभग वही है आपका, थोड़ा सा अप एंड डाउन सिलेबस में है, कुछ टॉपिक्स हैं यूपीएससी में, कुछ स्टेट में अतिरिक्त जोड़े गए हैं। बाकी ओवरऑल जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करता है वो अमूमन लगभग सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो स्टेट का भी फॉर्म यहाँ पर भरते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी स्टेट की जो मैंने नाम लिए उन सारे स्टेट के लिए यहाँ पर इस चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हो। और ये आपका पार्ट ऑफ अनअकैडमी, यानी कि पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जब भी कोई विद्यार्थी इतिहास पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग में एक चीज आती है कि सर इतिहास में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और अब ये पॉसिबिलिटी जो है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है ना कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बड़ा विद्यार्थियों में दुविधा हो जाता है।
और पॉसिबिलिटी संभावना, जो संभावना है ना, इसमें एक चीज आती है कि यार क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये एक विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ी समस्या आती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि एक एग्जाम आपका प्री का है और एक एग्जाम आपका मेंस का है। ठीक है, अब यहां पर तो आप बहुत सेलेक्टिव हो गए, यहां पर तो सेलेक्टिव हो गए भाई। हिस्ट्री को हमको ऑप्शनल के हिसाब से भी मेंस के लिए तैयार करना है। जो विद्यार्थी हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे उनको हिस्ट्री मेंस के हिसाब से तैयार करना होगा, और प्रीलिम्स का पार्ट तो है ही है, और वो जीएस का पार्ट तो है ही है। तो आपको एक ऐसा विषय है इतिहास जो आपको जीएस तो अच्छा कराएगा ही कराएगा, और जीएस में यानी कि ऑप्शनल अगर आप लेते हो तो ऑप्शनल में तो आपको बढ़िया करने को मिलेगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जब कैंडिडेट इस सब्जेक्ट में बैठते हैं एग्जाम में तो स्केलिंग का जो पैटर्न है उसके फेवर में कहीं ना कहीं रहता है, हमेशा से रहा है। जब भी स्केलिंग, जो भी पैटर्न है, जो स्केलिंग मानक अपनाया जाता है उसके अनुसार ये सब्जेक्ट हमेशा फायदे में रहता है, कभी नुकसान में नहीं रहता है। और जब विद्यार्थी इसको ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ता है तो उसका जीएस वाले पार्ट में बहुत हेल्प मिलती है। क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल आपके 150 क्वेश्चन आए जीएस में प्रीलिम्स में, तो आप ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास या 20 से प्लस क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। कभी कभार 30 भी आ गए, 40 तक आए, 45 तक क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी कि ऑप्शनल जो विद्यार्थी इसको रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीएस वाले पार्ट में एक एडवांटेज पाते हैं। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि इतिहास रखने का एक अपना एक बड़ा महत्व भी है, और वो महत्व ये है कि आप ऑप्शनल के साथ साथ जीएस का बहुत बड़ा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 150 में 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 40 तक क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बहुत कह सकते हैं कि यहां पर समराइज वे में समझेंगे कि कैसे हमको इतिहास पढ़ना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर। जैसे जब भी कोई विद्यार्थी इतिहास को पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक शुरू होता है एक ऐसा क्वेश्चन कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे क्लास शुरू होती है वैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं परिभाषा क्या होती है। बहुत सारी किताबों में आपको बहुत सारी परिभाषा मिलेंगी। कुछ ये कहते हैं अतीत की घटनाओं को एक रिकॉर्डेड जो शास्त्र है, कह सकते हैं अतीत की घटनाओं को कहीं ना कहीं संकलित जो शास्त्र है उसको इतिहास कह दिया जाता है। बहुत सारे आपके किताबों अनेक परिभाषाएं मिलेंगी। कुछ जगह पर ये लिखा है इतिहास वह नहीं जो रोज की घटनाओं की तरह गुजर जाता है, इतिहास वह है जो हमारे भारतीय ग्रंथों में कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। ये भी परिभाषा लिखी है, लेकिन ये सारी परिभाषाएं हमको बताती हैं कि इतिहास केवल अतीत होता है। इंटरव्यू का भी बड़ा ये पेट क्वेश्चन होता है। जब कोई बच्चा इंटरव्यू पर टेबल पे होता है तो उसका भी बड़ा पेट क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए, आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर कहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो इतिहास पढ़ रहा है उसका प्रशासन में क्या योगदान है। तो इसका बड़ा अच्छा एक इग्नू भी इस परिभाषा को बड़ा मान्यता भी देता है, और इग्नू कहता भी है बहुत जगह इग्नू में आपको लिखी हुई मिल भी जाएगी कि इतिहास अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप एक लाइन में कह सकते हो अतीत को जानते हुए, अतीत को जानते हुए वर्तमान को पहचानते हुए भविष्य में संकल्पना करना ही इतिहास है। अंग्रेजी वाले इसको और अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि सर आपने हिंदी में लिख दी, तो इंग्लिश में भी बहुत आसान है। कह सकते हो कि अतीत को क्या कहते हैं यार, पास्ट कहते हैं, ठीक है। वर्तमान को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। भविष्य को क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, यानी कि अतीत को जानते हुए टू नो अबाउट द पास्ट, वर्तमान को पहचानते हुए आइडेंटिफाई द प्रेजेंट,
एंड इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर इज कॉल्ड हिस्ट्री। बात समझ में आ गई? यानी कि अतीत को क्या करना है? जानना है, वर्तमान को पहचानना है और भविष्य में संकल्पना करना है, इमेजिन करना है, इमेजिनेशन करना है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक इतिहास की परिभाषा हो जाती है। क्या कैसे परिभाषा को सिद्ध होता है? जो मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रशासन में इसका इतिहास का क्या रोल है, इंटरव्यू टेबल पे सवाल पूछा गया, तो सीधे सीधे कह सकते हो एक कैंडिडेट है, मान लेते हैं कोई भी कैंडिडेट है या कोई भी एक अधिकारी है, कोई भी प्लान जो है उसको कहा गया प्लान जो है ये आप लोग जो है मॉडिफाई करके, कोई पुराना प्लान चल रहा था इसकी जगह कोई नया प्लान लाओ और उसको मॉडिफाई करके पुराने वाले को उसको न्यू बनाओ। तो इतिहास हमको ये बताता है कि पुराने प्लान में क्या क्या कमियां रही जिस वजह से पुराना प्लान फ्लॉप हो गया। जब वो उन कमियों को देखेगा तो उन कमियों को दूर कहां पर करेगा? प्रेजेंट में। अब जब कमियां दूर करेगा तभी तो नया प्लान सक्सेस हो पाएगा। इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, कई बार से परीक्षा में बैठ रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो अपनी जो एग्जाम में बैठा है उन कमियों को नहीं जान पा रहा है। अगर उन कमियों को सुधार करेगा तो सुधार कहाँ करेगा? प्रेजेंट में। तो जब सुधार कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा, फ्यूचर ब्राइट। तो इतिहास केवल अतीत के बारे में नहीं बताता, इतिहास हमको बकायदा यहां से अध्ययन करना शुरू करता है। कहता है यहां गलती मत करो, यहां गलती नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि इतिहास के बहुत सारे विद्वानों ने भाग भी बताए हैं, बहुत सारे इतिहास के विद्वानों ने भाग बताए हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक भाग बता दिया गया सबसे पुराना प्रागैतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं प्राक प्लस इतिहास। पूरे शब्द की बात करेंगे तो क्या कहते हैं? प्रागैतिहास। अंग्रेजी में कहते हैं ना जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। भाई एक काल कह देते हैं आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। अब एक काल कह देते हैं हम लोग केवल इतिहास। इतनी बात समझ में आई? यानी कि ध्यान से देख लीजिए, एक प्राग इतिहास लिखा हुआ है, एक मैंने आद्य इतिहास लिखा हुआ है, और एक इतिहास या इसको एक और नाम से भी जान देते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। अब एक ऐसा काल है जिसमें मानव कैसा है? बर्बर है, सभ्य नहीं है। ठीक है, और कोई भी हमारे पास इसका लिखित कोई प्रमाण है ही नहीं। पूरी तरीके से पूर्णता कह सकते हो ये जो इतिहास है प्रागैतिहास, ये पूर्णतः कह सकते हो पुरातात्विक साधन ही इसका एकमात्र हमारे पास स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो मानव का जीवन जो है बड़ा असभ्य और बर्बर है, तो ये काल हो गया भाई प्रागैतिहास। अब दूसरा काल जो है इसमें बड़ा शानदार है। आद्य इतिहास की जब भी बात करेंगे, एक ऐसा काल है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हमारा ये जो इतिहास है ये पुरातात्विक और साहित्यिक ये दोनों साधनों पर है। तो ध्यान से समझना, दोनों साधनों पर निर्भर है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हड़प्पा। वैदिक भी कह सकते हो, हड़प्पा काल, वैदिक काल, इसके दोनों एग्जांपल में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सब समझ में आ गई आप लोग? यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग तुरंत यहां पर लिख जरूर दीजिएगा अगर कोई भी डाउट यहां पर हो रहा हो आप लोगों को। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग एक तीसरा काल, इसका उन्नत काल देख लेते हैं। ठीक है, एक उन्नत काल देख लेते हैं। एक कह सकते हैं कि यहां पर लिखित साक्ष्य आ गए, लिखित साक्ष्य आ गए, मानव सभ्य हो गया, और हमारे पास विदेशियों के प्रमाण भी आ गए। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी जो है हमारे पास ये आ जाती है आपकी आद्य इतिहास में। ठीक है, कहां पर आ जाती है, यानी कि कह सकते हो कि इस काल में पुरातात्विक भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, साहित्यिक भी हैं, और लिखित साक्ष्य भी हैं, विदेशियों के प्रमाण भी हैं। तो ये हमको एक ऐसा काल यहां से शुरू हुआ, यहां तक आए, फिर उसके बाद में हम लोग यहां तक आए। तो जब भी इतिहास पढ़ोगे, क्योंकि ये जो है ये तीनों हड़प्पा से पहले वाला जो काल कहा जाता है ना, हड़प्पा से पहले वाला, इसी को हम लोग कहते हैं। बहुत जगह आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, प्राग ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, प्राग इतिहास ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत जगह प्रागैतिहास ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत जगह लिखा होगा प्राक प्लस इतिहास ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर लिखी हुई मिल सकती है। अब इतिहासकारों ने समझ डेवलप हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए इतिहास, इसलिए ये बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, समझने योग्य, यानी कि कह सकते हो कि जी इतिहास की जो विस्तृत सामग्री है उसको समराइज वे में समझने के लिए इसको बांट दिया गया। ठीक है, क्लियर है। और इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये सभ्यता है प्रागैतिहास, इसको भी बांट दिया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो प्राग इतिहास है, या प्राग हड़प्पा भी कह सकते हो इसको, तो इसको भी 3 कालों में बांट देते हैं। एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। तो जब भी शुरुआत करोगे, सबसे पहली चीज आपको यहां पर तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको यहां से शुरुआत करोगे तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हालांकि बहुत फैक्चुअल हो जाता है, ये आपका जो भी जीएस में क्वेश्चन आते हैं आपके कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल वाला पार्ट हो जाता है। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे प्री हिस्ट्री, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा में हम लोग इन तीनों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर दी। ठीक है, और फिर हमने कहा कि प्राक हड़प्पा को भी 3 काल में बांट दिया हम लोगों ने। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा हमने बताया मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमने बता दिया नव पाषाण काल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरी चीज है जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो दूसरी चीज है वो स्रोत, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्रोत, सवाल बहुत सारे आएंगे, चाहे सिक्कों की बात करें, चाहे अभिलेख की बात करें, क्वाइंस हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, अभिलेख की बात हो गई, चाहे मूर्तियों की बात करें। ठीक है, मूर्तियों की बात कर ली, स्मारक भवन की बात कर ली, विदेशियों के विवरण की बात कर ली, आदि। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे आते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए, ऐसे कौन से थे जिसने शीशे के भी सिक्के चलाए, पोतीन के भी सिक्के चलाए, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, या सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
सबसे पहला सिक्का कौन सा था, किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति थी, किसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है, किसके सिक्कों पर कलमा है। ऐसे बहुत सारे आपके जो है वो क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन बने हुए हैं। मेंस में अगर कभी भी बात आएगी तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट करके बताएंगे। अभिलेख से आपके सवाल बहुत सारे बनते हैं, चाहे वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो, चाहे वो गिरनार का अभिलेख हो, कोई भी अभिलेख है, ठीक है, उन सारे के सारे अभिलेखों से बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। मूर्तियों से भी सवाल बनते हैं, स्मारक भवन में इसमें मंदिर वगैरह स्थापत्य है, सारे के सारे, एंशिएंट इंडिया की भी बहुत सारे बनते हैं, मेडाइवल इंडिया से भी बनते हैं। लेकिन हाँ भाई, हम चूंकि एंशिएंट इंडिया की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शैली वगैरह है वो सब हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, विदेशियों के विवरण हैं, चाहे वो ह्वेनसांग आया हो, चाहे वो फाहियान आया हो, चाहे वो इत्सिंग का इतिहास कार्य की बात करें, चाहे वो ह्वेनसांग के हम लोग जो उसने यहाँ पर यात्रा वृत्तांत दिया है ह्वेनसांग का, जिसको हम लोग कहते हैं सीयू की, चाहे वो फाहियान का यात्रा वृत्तांत हो जिसका नाम है फोक्यू की, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और जब भी कोई भी साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं या गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, तो कहते हैं इतिहास के स्रोत क्या है, उनका ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, विदेशी आक्रमणकारी हैं, इनके द्वारा मिला, इनके द्वारा मिला। तो हमको एक स्रोत से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। प्रीलिम्स के से भी बहुत सारे फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन, और मेंस में भी बनते हैं। ठीक है, ये आपको स्रोत वाला पार्ट जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, किस पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं आपके जो हम लोग शुरुआत करेंगे, जो टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल बाकायदा शुरुआत करे दे रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल सब कुछ कहते हैं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त सभ्यता है, जो हमको पहली बार नगरों की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट मिलता है, नगरों की उत्पत्ति का, तो इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं जो प्रथम नगरीय क्रांति जो है वो इसी को मान लेते हैं। ठीक है, अब बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक नगर खोजा गया, उसके बाद दूसरा नगर, तीसरा नगर, चौथा नगर, लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, अभी भी खुदाई जारी है। एग्जैक्ट हमको इसलिए इसके बारे में नहीं, क्योंकि दिस सिविलाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, ये भी साक्ष्यों के ऊपर है, इसकी लिपि नहीं पड़ी गई है। ठीक है, तो आद्य इतिहास की एक विशेषता ये भी है कि आद्य इतिहास में लिपि नहीं पड़ी गई है। आद्य इतिहास की एक विशेषता की अगर हम लोग बातचीत करें तो याद रखना है, लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि हड़प्पा और वैदिक मैंने बताया था कि दोनों आती हैं, तो हड़प्पा इसको लिपि जिस दिन पढ़ ली जाएगी ये बड़ा चेंज हो जाएगा, बड़ा बदल जाएगा। अभी हम लोग कहते हैं ना अनुमान, कि गोंदीवाड़ा मिला, डॉकयार्ड मिला, तो कह दिया कि यार यहाँ से हो सकता है इंटरनेशनल जो है ट्रेड के हमको साक्ष्य मिले हों, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रॉ मटेरियल या रेडीमेड मटेरियल जाता हो इंटरनेशनल मार्केट में, या इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल या रेडीमेड मटेरियल आता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये दोनों बातें जो हैं ये किसके ऊपर है, एविडेंसेस के ऊपर है। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना, यहां तक सबको क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हड़प्पा है, बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, वन बाय वन टॉपिक जब लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग वैदिक काल, अब वैदिक एज या वैदिक एरा कुछ भी कहते हैं, इसको भी दो कालों में बांट दिया गया है। एक हम लोग कह देते हैं ना ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता है, इसके जस्ट अपोजिट एक ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। वैदिक सिविलाइजेशन इज अ रूरल सिविलाइजेशन, और एक कारण है कि हड़प्पा सभ्यता जिस तरीके से उद्भव हुआ था, डेवलपमेंट हुआ हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता आई प्रकाश में, धीरे धीरे वन बाय वन हमको साइट मिलती गई, तो विनाश भी एक निरंतरता होगी। क्वेश्चन आ चुका है कि मेंस में कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक निरंतरता का परिणाम थी,
उसका उद्भव और विकास दोनों निरंतरता के परिणाम थे। बिल्कुल फैक्ट बात है। तो कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर भूकंप, कहीं पर मलेरिया फैल गया, ये बहुत सारे इसके हैं कि कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसे ऐसे विनाश हुआ। एक कारण इसमें से ये भी है कि आर्यों ने अटैक किया, तो आर्यों ने अटैक किया तो आर्यों ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, जब पढ़ते हो ना तो बड़ा इसमें हमको वर्सेटाइल थोड़ा सा होना पड़ता है हर एक वर्टिकल पर। वर्टिकल मतलब समझते हो ना, इसका सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है। ऋग्वेद काल का अलग है, उत्तर वैदिक काल का अलग है। यहाँ कोई देवता हैं वो पशुओं को चराते हैं, ठीक है ना, यहाँ वो देवता शूद्रों के देवता हो जाते हैं। यहाँ इंद्र जो हैं वो किंग हैं, वहां पर प्रजापति हो जाते हैं, इंद्र की गद्दी चली जाती है, रिप्लेस हो जाते हैं, प्रजापति हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर है या रिलीजियस स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में हम लोग जो कह सकते हैं 6th सेंचुरी BC वाला जो है वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें धर्म हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बौद्ध धर्म, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ धर्म है, उनको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। भागवत है, शैव है, एक और धर्म पढ़ लेना है, शाक्त है। ये सब हम लोगों को कुछ थोड़े लेवल पर पढ़ लेने हैं, लेकिन इनको हमको बृहत स्तर पर पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्हीं में हम लोग आगे पढ़ते हैं महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय, ठीक है। महाजनपद के उदय की बात करते हैं। महाजनपद काल आ जाएगा, 16 महाजनपद मिलेंगे हमको। एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वो ये बताता है कि 16 महाजनपद थे। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती चरण सूत्र, वो भी ये बताता है कि 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में ये मगध के जो उत्कर्ष की बात है ना, हम लोग कहते हैं, इससे जोड़ के हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। और इसमें एक वंश आएगा मगध में बहुत सारे वंश आते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हर्यक वंश भी आ गया, शिशुनाग वंश भी आ गया, नंद वंश। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके वो पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होगी। यहीं से कहानी शुरू होगी, और वो शुरू होगी कि नंद वंश का जो फाउंडर है महापदम नंद है, इसका अंतिम शासक धनानंद है। धनानंद के यहाँ एक आचार्य है, यज्ञशाला से उनको अपमानित करके धनानंद निकालता है, जिनका नाम है, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। अन्य दो नाम और हैं, कौटिल्य और चाणक्य। यही धनानंद साहब की मुलाकात एक ऐसे बालक से होती है, वो बालक राजकीलम नामक खेल खेल रहा होता है, और यही बालक आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है, और इस नंद वंश को समाप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। और उसके बाद में एक नए वंश का उदय होता है, वो वंश हो जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश चला, चंद्रगुप्त मौर्य आए, उनका बेटा बिंदुसार आया, फिर अशोक द ग्रेट, बहुत सारा अशोक ने काम किया, प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए, पूरे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देखने में यहाँ पर मिलती हैं। मौर्य वंश बहुत अच्छा चला। उसके बाद में फिर हम लोग मौर्योत्तर काल की तरफ बढ़ जाएंगे। शुंग आ जाएगा, कण्व आ जाएगा, सातवाहन वंश आ जाएगा, ये सारे के सारे वंश आ जाएंगे। शुंग वंश आ जाएगा, कण्व वंश आ जाएगा, सातवाहन वंश आ जाएगा, ये सारे के सारे वंश आ जाएंगे, ठीक है। अब यह मौर्योत्तर का काल चलता रहेगा, ये मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में गुप्त वंश आ जाएगा, गुप्त स्वर्णकाल। गुप्त यानी कि स्वर्णकाल की तरफ आ जाए, गुप्त वंश यानी कि स्वर्णकाल, गुप्त काल, ठीक है, जिसको हम लोग इतिहास में जिनको गोल्डन एरा या स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल की तरफ बढ़ोगे तो स्वर्णकाल को हम लोगों को पूरा पढ़ना है, जिसमें श्रीगुप्त फाउंडर थे, इनके बारे में पढ़ना है। श्रीगुप्त पढ़ेंगे, श्रीगुप्त के बाद में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त पढ़ते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कुमारगुप्त पढ़ते हैं, स्कंदगुप्त पढ़ते हैं। इस तरीके से महत्वपूर्ण हम लोग गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर इनकी जो साहित्य की बात हो या इनकी जो सामाजिक संरचना हो, इनका जो साम्राज्य विस्तार हो, वो सारी की सारी चीजें। इसीलिए भाई गुप्त काल जो है वो चारों तरफ, चहुदिश, चारों दिशाओं में
डेवलप है। चाहे साहित्य की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, नालंदा विश्वविद्यालय था, साम्राज्य विस्तार में समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो हर तरफ से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर लो, नवरत्न हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो सब इसीलिए इसको गोल्डन एरा कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। अब गुप्त के बाद में एक काल आ जाता है गुप्तोत्तर। ये जो गुप्तोत्तर है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर गुप्ता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटर गुप्ता कहते हैं। ठीक है, लेटर गुप्ता कहते हैं। तो जो लेटर गुप्ता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा हर्ष। ठीक है, हर्ष के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्ष के बाद में अगर आप कह सकते हो तो एक संघर्ष भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको ट्रेंगुलर फाइट या त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। ये भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एक मेन आपका कह सकते हो एक एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो है, जो पाठ्यक्रम है, मेन यहां तक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आपका पार्ट आएगा वो विदेशियों वाला कॉन्सेप्ट है। वहां से आपके सवाल आएंगे, विदेशियों वाले से बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, चाहे वो शक हो, पहलव हो। मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन हैं, शक हैं, पहलव हैं, इन सब के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो आक्रमणकारियों का दौर है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण काल है। हम लोग कहते हैं ना कि 800 से 1200 तक का जो काल है, जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में कहते हैं अर्लियर मेडाइवल एज, ये भी बोलते हैं अर्लियर मेडाइवल एज, यानी कि पूर्व मध्य युग, पूर्व मध्य युग, या उसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, इससे पहले कि हम लोग चौहान वहान के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, महमूद गजनवी है। ठीक है, और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम है, जानते ना। हालांकि ये 711-12 वाला आ जाता है उसमें, मोहम्मद बिन कासिम वाला इससे थोड़ा सा पहले आता है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन काल अगर पूछा जाएगा ना, ट्रांजेक्शन फेज, जो संक्रमण काल, वो 800 से 1200 का जो समय है, वो हम लोग कहते हैं इसको ट्रांजेक्शन फेज का। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल मिलते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें ये पढ़नी पड़ेंगी ट्रांजेक्शन फेज से, कि यहाँ पर जैसे जो आक्रमणकारी हैं, उन आक्रमणकारियों के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दें, हमको अगर एंटर करना है मेडाइवल इंडिया में यहाँ से, तो मेडाइवल इंडिया में हम लोग बहुत अच्छे से एंटर कर सकते हैं। मेडाइवल इंडिया में हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर करोगे? 800 से 1200 का जो काल है, ट्रांजेक्शन काल है, उसमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से भी सवाल आपका आता है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में है, गढ़वाल वंश है, परमार वंश है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चाहे वो गुर्जर प्रतिहार है, गढ़वाल है, परमार है, ये सब वंश आपको 800 से जो 1200 का जो समय है, यहाँ पर आप लोगों को, चाहे मालवा के परमार हैं या गुजरात के हैं, कह सकते हो अनिल बहार के जो चालुक्य हैं, इनके बारे में भी हमको मिलता है। ठीक है, और फिर आगे भी पूर्व मध्यकाल में कश्मीर के वंश हैं, सेन वंश हैं, जो छोटे छोटे वंश हैं ना, ये आपको बहुत मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो भारत पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको जहाँ से लीड मिलेगी कह सकते हो, भारत पर जो अरबों के आक्रमण है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अरबों के आक्रमण है भारत पर। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, जिसमें गौरी वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको गौरी वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गौरी वंश है, कहा भी जाता है, इसका एक नाम भी था, और अन्य शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। भाई, भारत को सबने, जो विदेशी आक्रमणकारी सबने लूटा, सब सोना चांदी खजाना लूट के ले गए।
अब ऐसे समझिए कि जब ये खजाना लूट करके ले गए तो इसमें गौरी जो था उसने लाहौर को केंद्र मान करके यहाँ पर अपने शासन को चलाने लगा। अब गौरी की अचानक मृत्यु हुई तो गौरी कहा करता था मेरे एक नहीं मेरे 1000 बेटे हैं। 1000 बेटे कहने से मतलब था उसका उसके दासों से, उसके पास बहुत सारे दास थे जिसमें 3 परंपरीय दास थे उसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा। जब गौरी की मृत्यु हुई तो उसके 3 जो परंपरीय दास मैंने नाम लिए, ऐबक, कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज, इनमें ऐबक को सर्वसम्मति से इसका उत्तराधिकारी चुना गया। अब उत्तराधिकारी एक शर्त पर चुना गया होगा, ठीक है। जब पढ़ते हो ना इतिहास तो एक समझ डेवलप हो जाती है कि यार एल्दौज और कुबाचा कोई कम खाने वाले तो है नहीं, वो भी तो कहेंगे यार गौरी के हम भी तो हैं वफादार दास, हम भी तो उत्तराधिकारी हैं, तो हमको भी तो मिलना चाहिए। तो यहां पर ऐबक ने समाई की, और ऐबक का एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐबक को कभी भी दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर नहीं कहा जाता। दिल्ली कभी राजधानी बना नहीं पाया, लाहौर से ही शासन को चलाता रहा, और उसके दिल्ली न राजधानी बनाने के पीछे ये दोनों लोग बहुत बड़े हैं बाजीगर, जिनका नाम है ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा, हमेशा रोकते रहे। समझ रहे हैं ना। फिलहाल यहां पर आप एक बात समझ लीजिए कि ऐबक गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में आया, और यहीं से हम लोगों ने मेडाइवल इंडिया में प्रवेश कर लिया, और ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। चूंकि वो एक गुलाम होता है तो जो पहला वंश है वो गुलाम वंश हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात एकदम समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कहानी एंशिएंट से लेकर के यहां तक मेडाइवल तक हम ले आए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश और कीजिएगा बहुत डिटेल में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज किए देता हूं ताकि अब मेडाइवल वाला पार्ट, फिर सीधे मॉडर्न के ऊपर आएंगे और क्या क्या आप लोग वहां पर पढ़ोगे ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा। पहली चीज थी तो इसीलिए मैंने आपको लिख लिख करके सारी चीजें बता दी हैं ताकि आपका एक मोटा मोटी समझ बन जाए कि हमको इन चीजों पर बहुत नजर गड़ाए रखनी है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना सारे लोगों। चलिए अब देखो, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। अब जब दिल्ली सल्तनत की हमने बात की तो मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया ऐबक के माध्यम से। अब मध्यकालीन भारत हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक कह देते हैं दिल्ली सल्तनत, दूसरा कह देते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 2, 3, 4, 5 वंश हैं। एक स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश कहते हैं, दूसरा खिलजी डायनेस्टी है, तीसरा तुगलक डायनेस्टी है, फिर सैयद डायनेस्टी है, और फिर लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। एक ट्रिक याद करने का है, हालांकि पीएससी के लिए जरूरत नहीं, एसएससी वाले भूल जाते हैं, पीएससी वाले ये तो बेसिक है यार। तो हम लोग कहते हैं कि कहते हैं गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, कहते ना। गुलाब से गुलाम वंश है, खिले से खिलजी वंश है, तो से तुगलक वंश है, से सांस से सैयद वंश है, लो से लोधी वंश है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो गुलाम वंश है ये 1206 से 1290 तक शासन करता है। खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 तक शासन करता है, और जो तुगलक वंश है ये 1320 से 1414 तक शासन करता है, और जो सैयद वंश है ये 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है, और जो लोधी है ये 1451 से लेकर के 1526 तक शासन करता है, ठीक है। तो यहां पर जब आप नजर दौड़ाओगे तो सबसे अधिक टाइम पीरियड किसका है? तुगलक, 94 साल है, ठीक है।
सबसे कम जब आप देखोगे तो खिलजी का निकलेगा। कितना है? केवल 30 साल है। पहला अफगान वंश देखोगे तो कौन सा है? लोदी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक वंश को डिटेल में। गुलाम पढ़ोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करो, आराम शाह पे पहुंचो, इल्तुतमिश पे आओ, रजिया पे आओ, रुकनुद्दीन फिरोज पे आओ, पूरा उसके बाद में आप बलबन के बाद में क्या कुबात, क्या खुसरो की उमर्स, फिर खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पढ़ते चले जाओ। और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर युद्ध भूमि में मार गिराता है और स्थापना करता है मुगल साम्राज्य की। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया और औरंगजेब हो गया। इतनी बात समझ में आ गई भाई सब? ठीक है ना? पूरी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर ये मैंने प्योर मुगल्स के नाम दिए, सब मुगल के नाम दिए। अब हालांकि जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं इनके टेन्योर का, इनके टेन्योर मतलब कार्यकाल का, इनके जब से जब तक शासन किया बाबर, 1200 नहीं, बाबर क्या कहोगे, 1526 में से हराया था, तो 1526 से लेकर के 30 तक बाबर ने रहा है। हुमायूं के शासनकाल को दो भागों में बांट देते, एक 1530 से 40 पहला, और दूसरा 1555 से लेकर के 56 दूसरा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब यहां पर एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि ये फिर बीच के ये 15 साल कहां गए? इन 15 सालों में हुमायूं कुछ सत्ता का सुख नहीं भोग पाता है। बाबर मरते वक्त कहता है, हुमायूं सबसे बड़ा है, कि भैया हम जा रहे हैं, हमारे मरने के बाद प्रॉपर्टी के लिए भाइयों मत लड़ना, तुम बराबर बराबर बांट देना सब। कामरान है, अस्करी है, हिंदाल है, सबको बांट दिया। यही करते करते 10 साल गुजरे गए। राजा बना, सुख भोगने का मौका आया, शेरशाह आ गया। 2 युद्ध हुए 1539 में चौसा, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पटकनी दी, हरा दिया। हुमायूं मारा मारा घूम रहा है, अमरकोट, शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली, अपने सिया सुन्नी से सिया संप्रदाय में आ गया। तो ये भी धर्म भी परिवर्तित करता है। तो 15 साल निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। 15 साल के बाद 1555 में सरहिंद की लड़ाई में फिर से हुमायूं आता है, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं है। पुस्तकें पढ़ने के बड़ा शौकीन है। दीन पनाह भवन में एक शेर मंडल पुस्तकालय है, वहां पर सीढ़ियों से चढ़ के पुस्तकालय पर जाता है, वहां पर पुस्तकें पढ़ करके उतर रहा होता है, सीढ़ियों से पैर स्लिप हो जाता है, वहीं लुढ़कते पड़कते हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और लेनपूल एक हिस्टोरियन है, वो कहता भी है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। तो इसलिए हुमायूं के शासनकाल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से 1605, और जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 से 1627 हो जाता है। शाहजहां की बात करते हैं तो 1627 से लेकर के 1658 हो जाता है। औरंगजेब की बात करते हैं तो 1658 से 1707 हो जाता है। ठीक है, यहां पर मेन मुगल समाप्त हो जाते हैं। अब इनकी अगली जनरेशन तो है जो पैसे उड़ाने का काम कर रही, जो इन्होंने कमाया वो उन्होंने गंवाया, जो इन्होंने कमाया वो उन्होंने लुटाया, वो उन्होंने गंवाया। कोई लड़कियों के कपड़े पहन के नाचने का शौकीन है, कोई कह सकते हो कि रंगीला कहलाता है, कोई फर्रुखसियर है, एक से एक। उसमें जो लेटर मुगल्स कहलाते हैं ना, इनके बाद के जो मुगल हैं वो कहलाते हैं लेटर मुगल्स, परवर्ती मुगल, जिसमें बहादुर शाह हैं, जहांदार शाह हैं, फर्रुखसियर हैं, रफ़ीउद्दर्जात हैं, रफ़ीउद्दौला हैं, शाह आलम हैं, अकबर सेकेंड हैं, और उसके बाद में बहादुर शाह जफर हैं। ये परवर्ती मुगल। लेकिन क्वेश्चन आपके वहां से भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बनते हैं, मेंस में उतने नहीं बनते हैं,
लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। किसको घृणितकायर कहा जाता है, किसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, किसको रंगीला कहा जाता है, नादिर शाह ने किसके समय में आक्रमण किया, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, ऐसे बहुत सारे सवाल। ठीक है ना। तो ये आपको मेन मुगल के बाद परवर्ती मुगल पढ़ना है। ठीक है, परवर्ती मुगल पढ़ना है, और परवर्ती मुगल के बाद में हम लोग आ जाएंगे, बहुत ध्यान दोगे, जो परवर्ती मुगल है उस परवर्ती मुगल के बाद में भी अगर आओगे तो उस पर भी ध्यान देना है आप लोगों को बहुत ध्यान से। ठीक है, परवर्ती मुगल के बाद में हम लोग कुछ और वंश पढ़ने हैं, उनमें उतना ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम लोगों का जो मॉडर्न इंडिया में है, जो मॉडर्न इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको इतिहासकारों ने 3 फेजेस में बांट दिया, पहला, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज कह देते हैं जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1885 से लेकर के 1905 तक। दूसरा कह देते हैं 1905 से लेकर के 1919 तक, और तीसरा कह देते हैं 1919 से लेकर के 1947 तक, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है, तो इसको गांधीयन एरा या गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा पढ़ते हो, ये शुरुआत करते हो, लेकिन इससे पहले के भी कुछ चीजें हैं, जैसे मराठा के बारे में पढ़ते हो तो मराठा एक संघ पढ़ोगे, एक राज्य पढ़ोगे, दोनों पढ़ना है। राज्य है शिवाजी द्वारा संचालित और संघ पेशवाओं द्वारा संचालित, दोनों हम लोगों को पढ़ना है। फिर चाहे बंगाल हो, इनके बारे में पढ़ना है, हैदराबाद है, इनके बारे में भी हमको थोड़ा पढ़ना है, अवध है, इनके बारे में भी हमको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है ना, बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है, मैसूर है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। 1857 का रिवोल्ट है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में भी हमको याद करना है। ठीक है, इतना एक ओवरऑल मोटे मोटी आपको यहां पर पढ़ना है। और जब ये पढ़ोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनको हमेशा गवर्नर जनरल वायसराय से लिंक करके पढ़ो, हमेशा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो, यहां पर कांग्रेस बनी 1885 में, 1905 में पहला ब्रेक हुआ ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 1919 में 3 घटनाएं हैं, ब्रेक सब देखते जाइएगा, सब जोड़ तोड़ है, जोड़ना है हम लोगों को, जितना जोड़ेंगे, जब डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तो पूरा जोड़ तोड़ के आपको ये सारी चीजें समराइज हो जाएंगी। यहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन हो जाता है, ठीक है, एक आपका रॉलेट एक्ट हो जाता है, दूसरा आपका जलियांवाला बाग हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर गांधी जी का सबसे अधिक योगदान है, तो गांधी जी का जितने आंदोलन है, चाहे गांधी जी जिन जिन में पार्टिसिपेट किए, चाहे चंपारण से शुरू करेंगे, खेड़ा पर आओ, अहमदाबाद पढ़ो, असहयोग आंदोलन आओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ो, उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो, उसके बाद में जो कह सकते हो ना कि जो बहुत नियर बाई 1947 है, चाहे वो बेबल प्लान हो, माउंटबेटन प्लान हो, शिमला समझौता हो, ये सब जो है ना बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जहां से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। इसके बाद में एक इतिहास और पढ़ना है, जिसको पार्ट 4 कह सकते हो, 1947 से लेकर के 64 तक का, तब जाकर के आपकी पूरी इतिहास ये कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने एक यात्रा कर ली इतिहास की पूरी। इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी चीजें पढ़ते रहेंगे बढ़िया से, और शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से।
आप सभी लोगों को करना क्या है, इस चैनल को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी क्लासेस कल से आप लोगों के यहाँ पर जो है वो बढ़िया से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कल भी हम आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से। कल शाम को 8 बजे भी हम आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, और बढ़िया सारे के सारी पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ने वाली है। बढ़िया से जो भी एजुकेटर्स हैं, ज़बरदस्त आपके साथ सारे एजुकेटर्स जुड़ने वाले हैं। और एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से, जो भी पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बिहार का पीएससी एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश का पीएससी एग्ज़ाम है, राजस्थान का पीएससी एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का पीएससी एग्ज़ाम है, सब कवर करने वाले हैं, अपर सबऑर्डिनेट लोअर सबऑर्डिनेट दोनों। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं उनको सभी को शेयर जरूर कर दीजिए कि अब वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्टेट पीएससी एग्जाम्स कहां पर जुड़ना है, पीएससी संकल्प, दिस इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो फिर से आप लोगों के साथ हम लोग इवनिंग में जरूर जुड़ेंगे शाम को 8 बजे, तो उस इवेंट को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।